हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज पहुंचा रहा है और कई जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें भी करा रहा है ताकि आप कुछ गहराई से मुख्तलिफ पहलुओं को समझ सकें। इस वक्त 95 दिन हो चुके हैं जंग शुरू हुए। इजराइल की फौजों की गाजा से वापसी की इत्तलात हैं। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करके कि ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं फैलनी चाहिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीका कहता है कि हिजबुल्लाह से पंगा मत लेना, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। ये कई बार कह चुका है अमरीका इजराइल को। इस सब के बीच में हूथियों ने एक तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बाबुल मंदब को कंट्रोल किया हुआ है। जो भी इजरायली जहाज या इजराइल आने जाने वाला जहाज हो उसको वो गुजरने नहीं दे रहे। ये पूरी तरह से पाबंदी है। उधर अमेरिका ने इराक में हजदल शाबी के एक कमांडर को ड्रोन के जरिए कत्ल किया है। उधर ईरान में टेररिस्ट हमला हुआ है बहुत बड़ा पिछले हफ्ते, जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे जा चुके हैं। तो हर तरफ एक तरह से आग लगी हुई है। आखिर क्या होगा? जंग कहां पहुंची? इजराइल को क्या मिला? फिलिस्तीनी कहां खड़े हैं? हमास और हूथी वो इन्होंने इतनी मजबूत पोजीशन क्यों ली हुई है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उस इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं। अभी तुर्की में इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है फिलिस्तीन से मुतालिक, उसमें भी आप शिरकत करने के लिए जाने वाले हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब जंग अगर मुख्तसर पूछा जाए कि कहां खड़ी है, कहां पहुंचा इजराइल, हमास को, फिलिस्तीनियों को क्या हासिल हुआ, किसको फायदा किसको नुकसान, आप अब तक क्या कुछ देख रहे हैं, क्या हालात हैं? देखिए, इसराइल को तो कदम वापस ही हो रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों पर वापस हो रहे हैं। आपको याद होगा अमेरिका ने बहुत शुरू में कहा था कि हम इस इसराइल को 7 जनवरी तक का वक़्त दे रहे हैं। उसे जो करना है 7 जनवरी तक कर ले। और उसकी वजह बज़ाहिर यही है कि 7 जनवरी के बाद इलेक्शन में मसरूफ़ होना है अमेरिका के लोगों को। और जो खबरें आ रही हैं, जो बाइडेन की रैलीज़ में, ख़ास तौर पर इलेक्शन रैलीज़ में फ़लस्तीन ज़िंदाबाद के नारे उन्हें सुनने पड़ रहे हैं। काफ़ी दबाव अमेरिका के ऊपर है और इसी के पेश-ए-नज़र उन्होंने पहले ही ये इंतबाह दे दिया था कि वो 7 जनवरी तक ही साथ खड़े हैं। 7 जनवरी के बाद उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भी 7 जनवरी से पहले ही उन्होंने रादर वापस बुला लिया था। और अब अमेरिका की जो इसराइल की जो ज़मीनी फ़ौज थी, उसकी 5 के करीब ब्रिगेडियर्स वापस वो बुला चुके हैं और उनको जितने शदीद नुकसानात हुए हैं ज़मीनी जंग में फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, वो दुनिया ने देखा है कि 400 से ज़ायद उनके लोग वहाँ मारे गए, कैंप हमास के लोगों ने उड़ा दिए। तो हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को ही हमास ने ये जंग जीत ली थी। उसके बाद जो कुछ था, वो इसराइल की शिकस्त का फ्रस्ट्रेशन था, जो उसने 22,000 लोगों की जान लेके दूर किया है। तो ये तो पहले से अंदाज़ा था कि 7 जनवरी के बाद ये जंग इस अंदाज़ से जारी नहीं रहेगी। और उसका अंदाज़ा उसी के ऐलान इसराइल ने किया कि अब हम फ़िज़ाई हमले नहीं करेंगे और ज़मीनी जंग को ही टारगेट किलिंग्स करेंगे। टारगेट किलिंग्स में का भी उन्होंने इशारा दे दिया, जिस तरीके से उन्होंने हमास के कमांडर को शहीद किया बैरूत में और जिस तरीके से ईरान पर हमला करने के पीछे भी वही हाथ मौजूद है, भले ही उसकी ज़िम्मेदारी आईसिस ने ली है, लेकिन वो मौजूद है। और लोगों का अभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो मज़ीद टारगेट किलिंग्स करेंगे। तो अब वो लीडर्स की टारगेट किलिंग करने के फिराक में है। लेकिन जंग में उनको कोई कामयाबी नहीं हुई है और खुद इसराइल के अंदर जो उनकी पब्लिक ओपिनियन है, वो नेतन्याहू के खिलाफ भी है और मिलिट्री के खिलाफ भी है। दूसरे हमास की जानिब से जो स्ट्रेटेजी ली गई है कि जो उनके पास हॉस्टेजेस हैं,
जो बंधक उन्होंने बनाए हुए हैं, उन बंधकों के खानदानों को वो ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि इस्राइल इनको छुड़ाने में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तीसरे, अपने सुप्रीम कमांडर की शहादत के बाद हमास ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ ये ऐलान किया कि वो इस्राइल के साथ जंगबंदी के मामले पे भी अब कोई बात नहीं करेगा। और इतनी सख्ती के साथ ये मौक़िफ़ उन्होंने लिया है कि मिस्र ने भी बराह रास्त ये कह दिया इस्राइली जो मुज़ाकरात करने वाले लोग थे उनसे कि भई ये वो हमास तैयार नहीं है, कतर ने भी कह दिया। दूसरी तरफ यमन के पानियों में हूसी खड़े हैं और हूसी कह रहे हैं कि इस्राइली इंटरेस्ट रखने वाला या इस्राइली अमला रखने वाला कोई भी पानी का जहाज़, वो वहाँ से गुज़रने नहीं देंगे और उन्होंने नहीं गुज़रने दिया। जो इत्तेहाद कायम किया था अमेरिका ने दूसरे ममालिक फ्रांस और जर्मनी वगैरह के साथ मिलके कि वो ये बहरे अरब के पानियों की हिफाज़त में उनके साथ खड़े हों, वो भी टूट गया। यानी सऊदी अरब ने तो पहले ही उसका इनकार किया था और बहरीन ने सिर्फ़ उसका साथ दिया, बाकी अरब ममालिक ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब यूरोपीय ममालिक ने भी इनकार कर दिया और हूसी खड़े हैं बड़ी मज़बूती के साथ। और दिलचस्प बात है कि हूसियों ने अमली तौर पर वहाँ इसराइलियों के जहाज़ों को या इसराइल के हलीफ या इसराइल के हमदर्दों के जहाज़ों का रास्ता तकरीबन बंद कर दिया है, बाब-ए-मंदब मंदब पे और दुनिया खामोशी से देख रही है। कोई ज़्यादा रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। इसके बरक्स हमास ने जो हमले किए इस्राइल ने जो हमले हमास पे बैरूत में रहकर किए, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस्राइल इस वक़्त मजबूर है, अमेरिका से मायूस है, बिकॉज़ अब पूरा साल लगेगा इलेक्शन होने में। ये सितंबर तक इलेक्शन चलता रहेगा, तो सितंबर तक इस्राइल अमेरिका के ऊपर डिपेंड करके बैठा तो नहीं रह सकता। इसलिए वो महसूस ये हो रहा है कि कोशिश ये है कि दूसरे ममालिक को जो करीब के हैं, वो किसी तरीके से प्रोवोक करके उनको जंग में कूदने पे मजबूर करे। मसलन लेबनान को, हिज़्बुल्लाह को मजबूर करे, हिज़्बुल्लाह के लोगों की शहादतें हो रही हैं। मसलन ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है। तो इस तरह का एक प्रोवोकेशन इस्राइल की जानिब से हो रहा है, जो इसका अलामत है कि वो तकरीबन सरेंडर होके तन्हा पड़ा हुआ है। वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ ऑलरेडी है, डिप्लोमैटिक ओपिनियन उसके खिलाफ है, पॉलिटिकल ओपिनियन उसके खिलाफ है। आर्मी के फ्रंट पे बहुत सारे बड़े नुकसानात उठाने के बाद वो तन्हा खड़ा है। अमेरिका भी हथियार-वथियार भेज के अब एक तरफ अपने इलेक्शन में लग गया है। तो ये तन्हाई इस्राइल को अब खल रही है और इसलिए वो ये चाहता है कि दूसरे ममालिक उसमें शरीक हो जाएँ ताकि जंग का दायरा बढ़े, तो उसके ऊपर जंग का बोझ कम हो और जो दीगर फरीक हैं, उनके ऊपर जंग का बोझ बढ़े। ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन कोई भी इस्राइल के इस झांसे में अभी आने को तैयार नहीं है। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो वहाँ पर 6 लोगों की शहादत हुई। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में भी केस डाला है। साउथ अफ्रीका ने भी इंटरनेशनल कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। तो एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया मामला, उसकी सुनवाई होने वाली है जनवरी में ही। दूसरी तरफ जंगी तौर पर तनहा है। तीसरे तरफ जो है वो घेरा हमास किसी सूरत भी कोई हथियार डालने को तैयार नहीं है। उनके 11-12 लाख लोग खुले आसमान पे के नीचे खड़े, बिल्कुल कोई सहारा नहीं है उनके सिर पे। लेकिन 1 इंच भी जगह खाली करने को तैयार नहीं है इस वक़्त। तो जो हमास ने ठाना और जो मिस्र ने और कतर ने हमास को ये एक ऑप्शन दी थी कि हमास अगर अब सरकार से हट जाए गज़ा की, तो जंगबंदी हो जाएगी। ये इस्राएली शर्त थी। उसको भी हमास ने बहुत सख्ती के साथ ठुकरा दिया। तो हमास कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है और इस्राइल अपनी फ़ौजें वापस बुला के टारगेट किलिंग की बात कर रहा है और दूसरे ममालिक को उसमें घसीटने की कोशिश कर रहा है। इससे अंदाज़ा किया जाना चाहिए कि हज़ीमत इस्राइल को हो रही है और हमास ने जितनी कुर्बानियाँ अभी तक दे दी हैं, यानी 22,000 जानों का नज़राना पेश किया है। बच्चे जो है भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ये आलम हो गया है कि भूख फैल रही है और बच्चों में मालनरिशमेंट की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके बावजूद भी वो हथियार डालने को तैयार नहीं है और कोई कमज़ोरी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इस्राइल को मजबूर कर रही है कि वो अपने कदम पीछे हटाए
मगर इज्जत बचाने की कोशिश भी करनी है, इसलिए वो ये टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि इज्जत बचाने की कोशिश करनी है। जिस तरह से हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह ने 2 दिन पहले जो एक जवाबी कार्रवाई की है हमास के कमांडर के मारे जाने के बाद बेरूत में, उसमें एक बड़ा सर्वेलेंस सेंटर जो था इजराइल का, जो पूरे मुल्क में 2 हैं, उनमें से एक नॉर्थ वाला वो तबाह कर दिया गया। मेरे पास इत्तलात ऐसी मिली हैं दमिश्क से कि वहां से 5 मुल्कों की सर्विलेंस करता था इजराइल। तो इतने शदीद हमले, दूसरी तरफ हूथियों की तरफ से मजबूती, उधर हमास की तरफ से बात ना करना जो होता है वो बहुत ही सख्त एक तरह से फैसला होता है। ऐसी हालत में जबकि अमेरिका को अपने इलेक्शन लड़ने की बात भी सामने है। मैंने वो वीडियो देखी है कि जो बाइडन जवाब नहीं दे सके और उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं खामोशी से यह कोशिश कर रहा हूं कि गाजा में कम से कम लोग मारे जाएं। तो ऐसी सूरत में क्या हम इजराइल के खात्मे की तरफ बढ़ते हुए हालात देख रहे हैं? क्या अगर रेजिस्टेंस जिस तरह से मजबूती से डटी हुई है, जिस तरह से ईरान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी है, जिस तरह से इस पूरे इलाके में इजराइल और अमेरिका के लिए हर कदम मुश्किल होता जा रहा है, जिस तरह से अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर तमाम मुल्कों में घूम करके कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे अपनी मर्जी का, क्या कुछ देख रहे हैं अभी आगे? देखिए, एंटनी ब्लिंकन अब इन दिनों अमलन देखिए तो मगरबी एशिया में ही रह रहे हैं। अमेरिका तो थोड़े बहुत दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से तकरीबन वो इसी खित्ते में मौजूद हैं और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। शुरू के इनके दौरे में तो किसी ने भी इनसे मिलने तक से इनकार कर दिया था। अरब ममालिक ने सबने ही तकरीबन, जॉर्डन ने, मिस्र ने सबने इनकार किया था। और अब वो फिर इज़राइल के पास जाके फिर जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक अफ़ाम-ओ-तफ़हीम की कोशिश और पॉलिटिकल बार्गेन की कोशिश है, जिसके लिए ब्लिंकन को वहाँ लगाया हुआ है, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं। वो जो पब्लिक ओपिनियन है, खुद अरब ममालिक में, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अरब हुक्मरान अगर चाहें भी कि वो इज़राइल के साथ खड़े रहें, तो ये पब्लिक ओपिनियन उनके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वो भी बहुत ही बच-बच के चलने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो एक सूरत है, दूसरी तरफ जहाँ आप ये ज़िक्र कर रहे हैं कि ये इज़राइल के खात्मे की तरफ है, मैं समझता हूँ वो उसका ये पहला मरहला होगा। उसके तो बहुत से मराहिल होंगे। अभी इज़राइल का खात्मा उतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरी यूरोपीय दुनिया और पूरी गैर इस्लामी दुनिया, अब गैर इस्लाम का जो दायरा है वो तकरीबन आप समझ लें कि 70% वर्ल्ड हम्म, इज़राइल को चाहता है कि वो वहां रहे, हम्म, क्योंकि इज़राइल के कंधे पर बंदूक रखकर ही बाकी की दुनिया इस्लामी दुनिया से लड़ सकती है। और इज़राइल के चारों तरफ इज़राइल को अगर एक नाइडस मान लें, एक न्यूक्लियस मान मान लें, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इस्लामी दुनिया पाई जाती है। बॉर्डर पे ही है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, ये तो सबके सब बॉर्डर पर है ना। और जी फिर जी। इसके चारों तरफ भी बाकी ममालिक जो हैं वो पूरा अरबों का खित्ता, या फिर मिस्र के साथ आकर जो जोड़ें तो पूरा वेस्ट अफ्रीका का के मुस्लिम ममालिक हैं, फिर उधर से तुर्की तक चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा, यानी कहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड का हब वही खित्ता है। हम्म, और उसमें इज़राइल एक मरकज़ी नुक्ता बना हुआ है। तो अगर वहाँ से इज़राइल को डिसमेंटल कर दिया जाए, तो यूरोपीय दुनिया के पास हिलाली और सलीबी जंग लड़ने का कोई हथियार बाकी नहीं रहता है और कोई जगह पैर रखने की बाकी नहीं रहती है। इज़राइल का क़याम इसी गर्ज़ से वजूद में आया था। ये मैं एक जुमला अर्ज़ कर रहा हम्म, हूँ। हम्म, इज़राइल के क़याम की वजह थी इस्लामी दुनिया से लड़ना। इसलिए 1945 में आया और 1890 से वो बात चल रही थी और आज वो मैच्योर्ड है हम्म, तो और लड़ भी रहा है।
और उसने नुकसान पहुँचाया है पूरे अरब वर्ल्ड को भी, पूरी इस्लामी दुनिया को भी उसने नुकसान पहुँचाया और मज़ीद पहुँचा रहा है और आगे भी पहुँचाने के इम्कानात, खदशात मौजूद हैं। ऐसे में इज़राइल खत्म हो, ये कम से कम यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। हुँ, इसलिए अमेरिका का इतना पैसा जा रहा है, इसलिए जर्मनी और फ्रांस वगैरह उसकी इतनी मदद कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के ब्लॉक से जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो सद्भाव है, वो इज़राइल के कंधे पे बंदूक रख के किया जा सकता है और वो 7 अक्टूबर के बाद ये बात बहुत ही वज़ाहत के साथ सारी दुनिया ने देख ली कि इज़राइल का वजूद उस खित्ते में बाकी गैर इस्लामी दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखता है। दूसरी जानिब मुकाबला करने वाली यानी एक तरफ पूरी गैर इस्लामी दुनिया है, जो इज़राइल के साथ खड़ी है डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। डिप्लोमैटिकली सब मुखालफत कर रहे हैं, पॉलिटिकली मुखालफत कर रहे हैं, बट मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, हुँ, इकोनॉमिकली नहीं कर रहे हैं, वरना इकोनॉमिक भी उसका बायकॉट सारी दुनिया करती, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। मुकाबले पे कौन खड़ा है? मुकाबले पे खड़े हैं 23 लाख गज़ा के लोग, हुँ, तनहा। हुँ, तो सारी इस्लामी दुनिया का फ़र्ज़ किफ़ाया अगर कोई अदा कर रहा है, तो ये सिर्फ़ अकेले 23 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान हैं जो गज़ा में रह रहे हैं। या थोड़ी-सी वो फ़ोर्सेज़ हैं, जो हिज़्बुल्लाह के साथ खड़ी हैं, भी सीरिया को भी जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया पर कई हमले पिछले हफ़्ते ही कई बार हमला किया है, प्रोवोक नहीं हुआ है सीरिया अभी तक। या दूसरी तरफ ये हूसी खड़े हैं, हुँ, यमन के पानियों में, यही मुकाबला कर रहे हैं ना। हुँ, बाकी दुनिया ने क्या मुकाबला किया है? कोई हुँ, मुकाबला नहीं कर रहा उनका, सिर्फ़ वो कर रहे हैं। बाकी दुनिया में इतना ज़रूर हुआ हुँ, कि इस बार इकोनॉमिक बायकॉट दुनिया ने इनके मुसलमानों ने बड़े दिल से किया है और हुँ, कर रहे हैं और बहुत से ममालिक जहाँ पर इस्राएली या अमेरिकन प्रोडक्ट्स बहुत चलते थे, वहाँ वो आधे से भी कम रह गए, नहीं बिक रहे और लोग अपने लोकल प्रोडक्ट ले आए हैं। तो इकोनॉमिक बायकॉट में दुनिया ने शिरकत की है, यकीनी तौर पर, लेकिन सरकारों ने नहीं की है। हुँ, अवाम हुँ। ने की है, ये फ़र्क है। अब इसे मजबूर करके अगर सरकारें भी इकोनॉमिक बायकॉट करें, तब फिर इज़राइल को प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इनका ख़ात्मा अनक़रीब मुझे नहीं लगता। हुँ, जब हुँ। तक के पूरी इस्लामी दुनिया इकट्ठे होके इनका आमने-सामने की यूरोपीय दुनिया से जंग नहीं करती, तब तक किसी ख़ात्मे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा रहमानी साहब एक बात जो आपने कही कि ये सारे मुल्क जो गैर इस्लामी हैं वो मुस्लिम मुल्कों को कंटेन करने के लिए इजराइल का वजूद उन्हें चाहिए लेकिन अगर इजरायली फौजी ही लड़ना ना चाहे तो अमेरिका के या यूरोप के हथियार क्या काम कर लेंगे और दूसरी तरफ लोग मरने के लिए तैयार खड़े हैं तो अब अभी तक उन्होंने कितनी शहादतें दी हैं और मुसलसल धमकियां दे रहे हैं मुसलसल हूती हैं हिजबुल्लाह है ईरान है ये सारे हजल शाबी है ये बाकायदा फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और उधर मरने के लिए लोग तैयार नहीं है फौज जाती है छुट्टी के नाम पर और डांस करती है कि जान बच गई तो लड़ेगा कौन इन इन सब से जो लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार है देखिए, ये ज़माना हाइपर नेशनलिज़्म का ज़माना है। आप दुनिया में कहीं भी देख लें, तो हाइपर नेशनलिज़्म का एक सेंटीमेंट प्रिवेल किया हुआ है। हाइपर नेशनलिज़्म वही सेंटीमेंट है, जो जर्मनी में हिटलर ने पैदा किया था। वो बहुत ज़्यादा सुपर हाइपर नेशनलिज़्म का एक सेंटीमेंट था, जिसकी वजह से जर्मनियों ने इतनी जंग लड़ी और हिटलर ने वो सब कुछ किया जो तारीख में मौजूद है। अभी वो हाइपर नेशनलिज़्म आप देखिए इंडिया में भी मौजूद है, हमारे मुल्क में वही हाइपर नेशनलिज़्म चल रहा है और रोज़ स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। वो अमेरिका में भी मौजूद है। डोनाल्ड ट्रम्प की जीत उसी हाइपर नेशनलिज़्म के नतीजे में हुई थी। अभी जो बाइडेन को शिकस्त होने वाली है, उसी हाइपर नेशनलिज़्म में। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के हार जाने के बावजूद एक गवर्नमेंट बन जाना और उनकी ल्यूकिड पार्टी के लोगों के जो नफ़रत अंगेज़ बयानात रोज़ाना अभी तक भी आ रहे हैं, वो हाइपर नेशनलिज़्म को ज़ाहिर करता है कि वो हाइपर नेशनलिज़्म के सेंटीमेंट इसराइल में भी कहीं न कहीं पैदा किए जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि इसराइल में जो लोग आए हैं, ये अरब तो हैं नहीं, ये वहाँ के मुकामी बाशिंदे नहीं हैं। ये सब वो लोग हैं, जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से जान बचा के भागे हैं कि हम अपने मुल्क में जा रहे हैं, अपने नेशनैलिटी में जा रहे हैं। सब अपने-अपने मुल्कों के भगोड़े हैं, जो वहाँ रह रहे हैं।
तो वो तो वहाँ आए ही जान बचा के हैं, तो यहाँ जान गँवाने के लिए वो खुद को क्यों पेश करेंगे? लेकिन हाइपर नेशनलिज़्म के ये सेंटिमेंट उन्हें जंग लड़ने पे मजबूर करते हैं और किराए के जंगजू तो किराए की खातिर जंग लड़ते हैं। तो नेशनलिज़्म भी है, किराया भी है, तनख्वाह भी है मोटी, जिसके लिए वो वहाँ लड़ रहे हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट है जिसके लिए वो वहाँ इतने तो लोग ज़रूर लड़ेंगे कि वो जंग जारी रख सकें। तो ये एक मसला है अभी ये जो हाइपर नेशनलिज़्म है, ये मुस्लिम दुनिया में अभी उतना आके खड़ा नहीं हुआ है। कुछ ममालिक हैं, जिन्होंने वो हाइपर नेशनलिज़्म का इज़हार किया है, लेकिन उन ममालिक ने भी तकरीरों की हद तक उस हाइपर नेशनलिज़्म का इज़हार किया है, अमलन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मेरे ख्याल से हाइपर नेशनलिज्म वहां परवान चढ़ती है जहां हुकूमत और अवाम एक मिजाज की बन जाएं। वो हुकूमतें अरब मुल्कों में खुद इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली हैं। वो वहां अपने यहाँ की आवाम को वो हमेशा दबा के रखते हैं। मुझे याद है कि इस तरह की बातें वहां कही जाती हैं कि इजराइल के बनने के जिम्मेदार तो खुद फिलिस्तीन है, या ये कि फिलिस्तीन और इजराइल कोई मुसलमानों के और यहूदियों के बीच का झगड़ा नहीं है, ये तो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, या ये कि हमें क्या जरूरत है जज्बाती होने की, ये फिलिस्तीनियों का मामला है। तो ये बात उन मुल्कों में बार बार कही जाती रही है पिछले पिछले 70-75 वर्षों में। ऐसा तो ऐसे ऐसे उसमें हाइपर नेशनलिज्म कैसे उभरेगी जहां हुकूमतें दूसरी तरफ मिली हुई हैं। अब इस हालत में जहां सरकारें और जहां के लोग एक पेज पर हैं, तो जिसमें ईरान है, सीरिया है, या इराक है, या लेबनान किसी हद तक। लेबनान किसी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां बहरहाल सरकार जरा मिली जुली किस्म की है, लेकिन बगैर हिजबुल्लाह के वहां भी सरकार नहीं बन पाती। तो क्या जहां ये हाइपर नेशनलिज्म अगर इसका नाम लिया जाए, या ये कि मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी अपनी जान देने तक की जहां पैदा हो चुकी है, वो तो अभी हैं लड़ने के लिए, वो तो कहीं नहीं गए। जी, वो तो हैं, वो लड़ेंगे और वही इस्राइल के लिए दर्द-ए-सर भी वही है और यूरोपीय दुनिया के लिए भी दर्द-ए-सर वही है। देखिए, सब कुछ इसलिए हो रहा है और इस्राइल का कयाम इसलिए आया कि हिलाली और सलीबी जंगों में, यानी क्राइस्ट एंड क्रीसेंट में जो सैकड़ों साल की जंग है, उसमें उस ज़मीनी जंग में कभी भी यूरोप कामयाब नहीं हुआ था। हमेशा उसको शिकस्त-खुर्दगी हुई, हारता रहा वो उन जंगों को। अब वो अ, ये जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर जंग होती है, तो उस जंग का मुकाबला करने के लिए इस दुनिया में कोई ताकत मौजूद नहीं है। उसमें वो ताकत हमेशा ही हावी रही है 1400 साल से और वो सेंटिमेंट अगर आता है रिलिजियस दीनी सेंटिमेंट तो वो फिर हावी हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये है कि दीनी सेंटिमेंट को हावी ना होने दिया जाए। इसलिए ये कहा वो सब कुछ कहा जाता रहा जिसका आपने ज़िक्र फरमाया कि ये तो फ़लस्तीन की जंग है, तो ज़मीन की जंग है, तो इस्राइल का और उनका किस्सा है। ये सारी फर्ज़ी बातें हैं। मैंने तो कभी नहीं मानी ये बात। चाहे जितना लोगों ने कहा, हमने हमेशा ये बात मानी है कि ये यहूदियत को इस्तेमाल करके ईसाइयत ने इस्लाम के खिलाफ जंग थोप रखी है और वो 100 साल से चल रही है। उसके लिए जितने भी टारगेट किए गए, देखिए लीबिया क्यों टारगेट हो गया? एक मजबूत इकोनॉमी थी। इराक क्यों टारगेट हो गया? बहुत मजबूत इकोनॉमी और आर्मी और तेल सब कुछ उनके पास था। ईरान क्यों टारगेट पर है? तो ये सारे वो ममालिक हैं, सीरिया में खाना जंगी हुई, ये सब के सब ये वो ममालिक हैं जो बहरहाल उस इस्लामी हमीयत के अमीन रहे हैं जो और हैं, आज भी हैं, उसका इज़हार करते हैं वो लोग कि जो इस्लाम को सरबुलंद देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़ करके सेकुलरिज़्म के नाम पर, सोशलिज़्म के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, ये जितनी इस्तिलाहें हैं, यूनानी इस्तिलाहें, ग्रीक की जो टर्मिनोलॉजी है, जो क़ब्ल मसीह की है ये सारी इस्तिलाहें ईजाद हुई थी बिफोर क्राइस्ट के ज़माने में, यानी 3 साढ़े 3 हज़ार साल पुरानी इस्तिलाहें हैं। दरमियान में इनका कोई ज़िक्र नहीं था। अब कौन जानता था इस्लाम के ज़माने में सेकुलरिज़्म क्या होता है, सोशलिज़्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये डेमोक्रेसी और ये सब कौन जानता है? कुछ नहीं। ये हमने कब से जानना शुरू किया है? हम पिछले 100 साल से ही इन टर्म्स को जानते हैं।
इसके पहले इन टर्म्स ये ऑब्सोलीट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी ये इस्तिलाहें, या यूनान के अंदर बंद होके रह गई थी, दुनिया में कहीं नहीं थी। इनको दोबारा ज़िंदा किया कार्ल मार्क्स ने 1750 के बाद, जब मार्क्सिज़्म का फ़लसफ़ा आया, उसके बाद ये सारी इस्तिलाहें दोबारा से अवाम के सामने रखी गईं। और इस्लाम की जो टर्मिनोलॉजी थी, मसलन जो अभी आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल की, मुस्तज़फ़ीन, मुस्तकबिरीन, हुँ, हुँ, उसको भूल गए हम लोग। हुँ, भई हुँ, एक हैव एंड हैव नॉट्स का तबका दुनिया में एक्चुअली होता है हुँ, हमेशा। तो हुँ, उन्होंने उसको कुरान ने मुस्तज़फ़ीन और मुस्तकबिरीन की इस्तिलाह में इस्तेमाल हुँ, किया, खुद कुरान ने। जी, उसको जी। रिवाइव किया आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो हमारे हलक़ से मुस्तज़फ़ीन और मुस्तकबिरीन तो उतर नहीं रहे हैं। लेकिन हुँ, सेकुलरिज़्म और सोशलिज़्म और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज़्म और थिसिज़्म, दैटिज़्म, ये सब के सब जो है ये उतर रहे हैं। ये है असल आइडियोलॉजिकल टूल्स हुँ, जिसके ज़रिए इस जंग का आगाज़ हुआ था, हुँ, जिसके ज़रिए इस इस्राइल को यहाँ इंस्टॉल किया गया था। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपनी उस टर्मिनोलॉजी की तरफ वापस जाएँ, उसको समझें, और इस्लामी हमीयत को कमज़ोर करने का असल तरीका था कि अल्फ़ाज़ को बदला, और हुँ, अल्फ़ाज़ के ज़रिए माइंडसेट को बदला, और नेशनलिज़्म मुल्कों की बाउंड्रीज़ में मिल्लत के तसव्वुर को ख़त्म किया, कौमियत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया। उस सब की वजह से जो इस्लाम की बिल्ली हमीयत थी, जो प्राइड था, सेल्फ प्राइड इस्लाम का, जिसे बरकरार रखने के लिए कोई भी उसी तरीके से कुर्बानी देने को तैयार रहता था, जैसे आज गज़ा के लोग तैयार हैं। हुँ, गज़ा के लोग किस बात के लिए तैयार हैं? गज़ा के लोग सिर्फ़ ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हुँ, ये कहना बिल्कुल गलत है कि गज़ा के लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना तो बहुत सारे फ़लस्तीनी बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं लड़ना चाहते। और ये जो टारगेट किलिंग की और ये स्मॉल वॉर की बात इसराइल कर रहा है, वो ज़ाहिर है कि वो वही फेस सेविंग है कि जिस तरीके से 70 साल से मुसलसल वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते रहे हैं, 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 करके लोगों को मारते रहे हैं, जो अभी वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। गज़ा की तो हमको खबरें कहीं न कहीं से मिल ही रही हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है, उसकी खबरें तो नहीं मिल रही। हुँ, मुस्तकिल कॉलोनियों पे मुसलमानों की छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। तो जो वो खामोश किलिंग है वेस्ट बैंक में, उसको अब गज़ा में भी करेंगे। लेकिन गज़ा का जो के लोगों का जो ये जज़्बा-ए ईमानी और इस्लामी है, वो उन्हें वहाँ खड़ा रखे हुए है और उन्हें मरने के लिए मजबूर कर रहा है। ये जज़्बा-ए ईमानी और इस्लामी और ये गैरत-ए-ईमान अगर दुनिया के तमाम 180 करोड़ मुसलमानों में पूरे तौर पर औध कर आए और ज़िंदा हो जाए, तो फिर बताइए कि इस दुनिया में कौन है जो उन लोगों का मुकाबला कर सके, जो मौत के लिए अपने जिस्म, अपनी जान को लेके आगे बढ़ते हो कि ये लीजिए हम मरने के लिए आए हैं। ऐसे हुँ, कौन लोग हैं? अगर ये 180 करोड़ उसी जज़्बे पे वापस जाएँ जो इनका असल सरमाया है, तो ना इस्राइल बाकी रहता है, ना यूरोप बाकी रहता है, और ना ये सारी एलाइड फोर्सेस बाकी रहती हैं जो 100 साल से दुनिया भर में कत्लेआम मचाए। और हुँ, हुँ, यही जीत है गज़ा के लोगों की, यही जीत है, ये जज़्बा ही जीत है जो हमारा असल सरमाया है। हुँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, वो ये कि एक तरफ तो ईरान का नज़रिया ये कि इज़राइल ख़त्म होने जा रहा है, और आयतुल्लाह ख़ामेनी ने तो 2015 में कहा था कि 25 साल से ज़्यादा ये नहीं देख सकेगा, यानी उस हिसाब से भी देखा जाए तो 2040 तक उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हालाँकि उसमें उन्होंने प्रीपोन कर दिया शेड्यूल, ये देख करके कि जो अब हालात हैं वही कहते हैं इनको ज़रा और जल्दी है जाने की। दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह जो बिल्कुल डोर स्टेप पे समझ लीजिए हैं, वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी ही नस्ल मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेगी, यानी इज़राइल का कब्जा खत्म होगा। एक तरफ तो ये नजरिया है, दूसरी तरफ वो एक अजीब सा झूठ और मक्कारी जिसमें साफ झलकती है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो। आज तक तो टू स्टेट सॉल्यूशन के वादे ही होते रहे, अब तो वो वादे भी नहीं हो रहे। तो और फिर तीसरा सॉल्यूशन बचता है कि अकेला इजराइल बाकी बचे। इसमें से कौन सा वाला सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकल होगा और वाकई हो जाएगा? देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन कभी भी काबिल अमल नहीं था। ये उस वक़्त भी एक वाई आई वॉश था, धोखा था, 1950 से ये चल रहा है।
1950 में यूनाइटेड नेशंस में 2 स्टेट की बात आ गई थी। तब से लेके आज तक वो काबिल-ए-अमल उस वक़्त भी कहा करते थे लोग कि नहीं है, और अब वक़्त ने साबित कर दिया 1950 से अब तक 75-73 साल में कि वो अमल में नहीं आ सकता। इस्राइल की जो रेडिकलाइज़्ड पार्टियाँ जिनको कहा जाता है, जिनके सदर खुद लिक्विड पार्टी यानी बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने कभी भी 2 स्टेट थ्योरी को नहीं माना। इस्राइल ने अभी यूनाइटेड नेशंस में भी खड़े होके कह दिया कि वो 2 स्टेट थ्योरी को नहीं मानते। हमास का वजूद ही इस बुनियाद पर कायम हुआ था कि वो 2 स्टेट थ्योरी को नहीं मानते। हालाँकि बाद में उन्होंने अपने इस स्टैंड को डाइल्यूट कर लिया था मुसालहत की खातिर, लेकिन अब वो फिर लौट गए कि वो 2 स्टेट को नहीं मानते। बहुत सारे ईरान ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, लेबनान ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। अब तकरीबन आहिस्ता-आहिस्ता अभी यूरोपीय ममालिक ये जो जंग को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत का क़याम नहीं हो जाता, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। तो जो मिनिमम सॉल्यूशन सारी दुनिया का कंसेंसस जिस पे बन रहा है, अब बहुत स्ट्रांगली, वो ये है कि कम से कम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाना चाहिए। एक मुल्क बहैसियत फ़लस्तीन वजूद में आना चाहिए, ये मिनिमम सॉल्यूशन है, जो इस वक़्त सारी दुनिया दे रही है। लेकिन इस सॉल्यूशन के बाद मान लीजिए अगर दुनिया की इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए और फ़लस्तीन कायम हो जाए, मान लीजिए, तो क्या इस्राइल वहाँ से खत्म हो जाएगा? इस्राइल के साथ तो वो 2 मुल्कों की आपसी जंग पड़ोसियों की तो जारी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अब इम्कान इसके सिवा कुछ भी नहीं है, वहाँ जंग के खात्मे का कि कोई एक फरीक रहे, या तो फ़लस्तीन खत्म हो जाए और सारे फ़लस्तीनी मारे जाएँ, 50 लाख हैं फ़लस्तीनी वहाँ, अभी भी जो रह रहे हैं। यानी गज़ा पट्टी में और मगरिबी किनारे पे 23 लाख वहाँ हैं, 24-25 लाख वहाँ हैं, 48-49 और तकरीबन 5-7 लाख जो हैं वो खुद इस्राइल के खित्ते में हैं। तो 55 तकरीबन 70 लाख है जो वहाँ पर। तो ये 70 लाख तो मौजूद है, ये 70 लाख अगर कत्ल हो जाएँ, तब तो ये मसला हो सकता है कि चलिए फ़लस्तीन खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है, खाली इस्राइल चले, या फिर इस्राइल खत्म हो तो 2 में से 1 का खात्मा हुए बगैर ये मसला हल होने से रहा, बातें आप डिप्लोमैटिकली चाहे जितनी कर लें। अमलन ये है कि 2 में से 1 ही रह सकता है। अब कौन रहता है मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो नंगे, भूखे, बेसरो-सामान और बेघर बगैर छत के खड़े हों और जब पत्थर हाथ में लेके खड़े हों कि हम या तो मर जाएँगे या मार देंगे। ऐसे 23 लाख लोग अगर खड़े हों एक साथ में, उनको कोई मार सकेगा, ये तो बात दुनिया ने पहले कभी देखी नहीं है। भई आप देखिए इस्राएलियों के बारे में कहा जाता है कि इन यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, तो क्या यहूदी खत्म हो गए थे? यहूदी तो रहे और आके अब इस्राइल बन के मुसीबत ढा रहे हैं। इतने बड़े होलोकॉस्ट तो आपने अगर उन 23 लाख को मार डाला और उन 20-22 लाख को भी मार डाला जो वेस्टर्न स्ट्रिप में रह रहे हैं, तो क्या फ़लस्तीन खत्म हो जाएगा? जबकि इस्राएलियों की ये तारीख रही है कि वो 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क्रूसिफिकेशन के बाद उनको जो निकाला गया इस्राइल के उस खित्ते से, किनान से, तो वो अब आके 75 साल पहले वहाँ बसे। वरना 2000 साल वो बाहर ही रहे। तो उनकी तारीख है, बाहर घूमना, भागना, इधर-उधर छोटे-छोटे हब्स बना के रहना, ये उनकी तारीख है। फ़लस्तीनियों की तारीख नहीं रही है कभी। वो उस सूरत में आज भी रह सकते हैं जैसे 2000 साल से रह रहे थे। भई उनको मुसलमानों तो ने निकाला नहीं था, उनको तो जी। ईसाइयों ने निकाला था। हाँ, है ना? तो मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि एहूद बराक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस बात को कह चुके हैं अभी कुछ महीने पहले कि यहूदी हुकूमत कभी भी 80 साल से ज्यादा कहीं कभी नहीं चली, हमारी तारीख है। तो वो खुद एक तरह से खात्मे का इंतजार कर रहे हैं। और जो 7 अक्टूबर के बाद के आंकड़े हैं, कम से कम तकरीबन 4 हफ्ते पहले की खबर थी, इजरायली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी कि 4,70,000 यहूदी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिनके वापस आने का कोई यकीन नहीं है। तो एक तरफ तो वो हैं जो जंगबंदी होते ही फौरन दौड़ करके अपने यहाँ आते हैं फिलिस्तीनी, दूसरी तरफ वो हैं जो हवाई जहाजों में उड़ करके चले जाते हैं। तो ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं है, कोई एक को जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? वो जो नंगा है, जो वहीं मरने के लिए तैयार है, या जो हवाई जहाजों में
उड़ करके वापस जाना चाहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। कोई ना कोई हल तो निकले ताकि इस पूरे खित्ते में हालात बेहतर हों, ये सभी की मैं समझता हूं ख्वाहिश होनी चाहिए कि इंसानियत इस तरह से बेसरोपा ना रहे और इस तरह से मजलूमियत में ना मारी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।